हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट में चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और आपको उस शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो अगर हम इसको कूलॉम्स लॉ से समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से कर पाएंगे, एक बार देखें। मान लीजिए ये एक पॉइंट P है और एक इनफाइनाइट शीट का एक सिमेट्रिकल पीस जो कि इस P पॉइंट के चारों तरफ सिमेट्रिकली फैला हुआ है, एक डिस्क के रूप में मान लीजिए हमने कंसीडर किया है। पहले हम इस छोटी शीट के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसको इनफाइनाइट तक सम करके इनफाइनाइट शीट की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली। सो मान लीजिए इस सिमेट्रिकल शीट के पीस में एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट हमने कंसीडर किया ds, और जैसा हम जानते हैं इससे एसोसिएटेड सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में डिफाइन किया जाएगा। ds वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसीडर कर ली जाए तो इस एलिमेंट में चार्ज का अमाउंट सिग्मा ds होगा। इस सिग्मा ds चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसे r वेक्टर के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर यह ध्यान रहे ds एक छोटा सरफेस एलिमेंट है, यही वजह है कि हम इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो एक पार्टिकल के लिए डिफाइन किया गया है। सो इस सरफेस एरिया एलिमेंट पार्टिकल के कारण, इस छोटे से पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी जा सकती है dE वेक्टर। dE माने इस छोटे से एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में r कैप से शो कर दूंगा। सो वो उसकी वैल्यू कही जा सकती है 1/4πε0 सिग्मा ds, जो कि q का रोल प्ले करेगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड r कैप इस डायरेक्शन को शो कर रहा है जो एरो से दिखाया गया है। अब यहां पर ये ध्यान दें कि इस सिमेट्रिकल एरिया एलिमेंट में अगर इस सेंट्रल सिमेट्रिकल परपेंडिकुलर के इस तरफ एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे ही थीटा डिग्री एंगल वाले पोजीशंस पे इस डिस्क में चारों तरफ एलिमेंट कंसीडर किए जा सकते हैं। यानी अगर मैं इसको 3D सिमेट्री में जस्टिफाई करूं तो P पॉइंट प्लेन से बाहर है और इस डाले गए परपेंडिकुलर अगर इससे r डिस्टेंस वेक्टर, यानी अगर ये डिस्टेंस सपोज x है तो अगर इस परपेंडिकुलर ने जहां पर परपेंडिकुलर ने टच किया है इस डिस्क को, अगर उससे x डिस्टेंस किसी एक डायरेक्शन में एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया है तो उसी सिमेट्री से चारों तरफ पार्टिकल कंसीडर किए जा सकते हैं। सो ऐसे सारे पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे इस पॉइंट पर तो सभी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, और हम देख पा रहे हैं कि सिमेट्री के कारण इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल वही कंपोनेंट फाइनली बचेंगे जो इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट cos थीटा के रूप में बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट इस चित्र के हिसाब से इस डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन इसी के जैसा एक एलिमेंट जो इस तरफ बैठा हुआ है, जब वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा तो इससे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, जबकि दूसरा इस पहले कंपोनेंट के ठीक अपोजिट बनेगा। जैसे इन दोनों पार्टिकल्स के पेयर को यहां पर समझा जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि दोनों के ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, वैसे ही अगर हम इस डिस्क में चारों तरफ इस पॉइंट से सिमेट्रिक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर करें तो उन सभी एलिमेंट्स का केवल ये वाला कंपोनेंट जो cos थीटा कंपोनेंट होगा बच जाएगा, और जितने भी sin थीटा कंपोनेंट होंगे सभी एलिमेंट के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी कि एक हॉरिजॉन्टल रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो एक प्लेन पे होंगे
और उनका नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा। एक प्लेन पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, उनका नेट रिजल्ट 0 आ जाएगा और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का केवल वही कंपोनेंट बचेगा जो इस नॉर्मल के अलोंग हो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का cos थीटा कंपोनेंट, जो कि इस चित्र के हिसाब से अगर मैं इसे जे कैप डिफाइन करूं तो केवल जे कैप डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इसे जे कैप मान लूं और मान लूं कि ये रिंग जो मैंने यहां क्रिएट की है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग, या इस डिस्क को जो इनफाइनाइट प्लेन का पार्ट है, मैंने जिस प्लेन पे इस डिस्क को कंसीडर किया, आप मान लें कि ये प्लेन एक्स जेड प्लेन है और इस डायरेक्शन को मैंने जे वेक्टर कंसीडर किया है। तो इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन आर वेक्टर के अलोंग है का केवल वही कंपोनेंट फाइनली बच जाएगा जो cos थीटा के रूप में जे वेक्टर की तरफ परफॉर्म करेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस डीई वेक्टर के उन कंपोनेंट्स को सम करना होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम डीई वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए इस पर सिग्मा समेशन लगाएंगे तो सभी एलिमेंट को कंसीडर करने के बाद सभी के कॉस कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे और सबके साइन कंपोनेंट जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चारों दिशाओं में फैले होंगे कैंडल एंड वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक सिमेट्री पिक्चर बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी एलिमेंट को कंसीडर करने के बाद कैलकुलेट की जा सकती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉस कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉस कंपोनेंट जो कि जे वेक्टर के अलोंग परफॉर्म कर रहा है के सिग्मा समेशन से, यानी सभी एलिमेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जे वेक्टर के अलोंग परफॉर्म करेगा और उसे इस सिग्मा समेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर हम इस सिग्मा समेशन को सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिग्मा भी एक कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी, उसे बाहर लिया जा सकता है इनटू जे वेक्टर। यहां पर ध्यान दें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट ने डेवलप किया उसका डायरेक्शन r वेक्टर है। इसी प्रकार हर एलिमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट होगा। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट ऐड होते जा रहे हैं जो जे वेक्टर के अलोंग हैं और एक्स जेड प्लेन में काम करने वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालने के लिए हमें इसके कॉस कंपोनेंट का सिग्मा समेशन करना होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने इसका सिग्मा समेशन किया और सारे अदर कंपोनेंट्स कैंसिल होने के बाद केवल कॉस कंपोनेंट ही एडिशन में आ पाए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जे वेक्टर की तरफ हुआ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू ये आपके सामने है। अब आप जानते हैं कि जो ds वेक्टर का cos थीटा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ऐसे में ds वेक्टर का जो कंपोनेंट ds cos थीटा के रूप में काम करेगा वो इस r वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर हो, या आप कह सकते हैं कि इस सरफेस के कंपोनेंट ds cos थीटा का डायरेक्शन ds cos थीटा के वेक्टर का डायरेक्शन r वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो जैसा सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है कि अगर किसी सरफेस और पॉइंट के बीच में सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, अगर हमें इस पॉइंट P पर इस सरफेस से सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है तो हमें पहले इस सरफेस का वो कंपोनेंट लेना होगा जो कंपोनेंट इस डिस्टेंस वेक्टर के अलोंग अपने वेक्टर की डायरेक्शन दे। और हम जानते हैं कि अगर कोई सरफेस ऐसे डिफाइन होगा तो उसका सरफेस वेक्टर इस डिस्टेंस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस सॉलिड एंगल को इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है d ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर, जहां ds ये वाला सरफेस होगा जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूं, ना कि ये वाला सरफेस जो व्हाइट है। यानी सरफेस को पहले r वेक्टर के परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड होना होगा, उसके बाद हम सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं और ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है। तो इसे अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो ds cos थीटा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का वो प्रोजेक्टेड पार्ट है जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर एरिया प्रोजेक्टेड पार्ट और r स्क्वायर के रेशियो को हम सॉलिड एंगल कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा d ओमेगा वेक्टर एंड j कैप विल बी द डायरेक्शन। अब d ओमेगा को अगर इस डिस्क के लिए कैलकुलेट किया जाए तो सॉलिड एंगल की एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर इसे कैलकुलेट किया जाए एक ऐसी इनफाइनाइट प्लेन के लिए जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है इस डायरेक्शन में भी और विड्थ डायरेक्शन में भी, तो उस प्लेन के लिए, उतने बड़े प्लेन के लिए जब इस पॉइंट पर नेट सॉलिड एंगल निकाला जाएगा तो आप समझ सकते हैं
कि किसी पॉइंट पर बनने वाले टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल का वो आधा होगा, क्योंकि ये प्लेन अगर इनफाइनाइट तक फैल जाएगा तो ये प्लेन इस पॉइंट पर बनने वाले लोअर हाफ पार्ट सॉलिड एंगल को कवर करेगा। यानी इस पूरे समेशन की वैल्यू को इनफाइनाइट सीट कंसीडर करते हुए, क्योंकि जब हमने प्रॉब्लम शुरू किया था तो मैंने आपसे बोला था कि इस डायग्राम को हम इस आधार पर बना रहे हैं कि हम इनफाइनाइट सीट का केवल एक सेक्शन शो कर रहे हैं, तो हमने एक सेक्शन बना के इस प्रॉब्लम को यहां तक पहुंचाया। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करें और समेशन को इनफाइनाइट सीट तक चेंज करें, जैसा कि क्वेश्चन है कि आपको एक इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पीस को अगर हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल 4 पाई का आधा यानी 2 पाई के बराबर होगा। क्योंकि आप ये समझते हैं कि किसी पॉइंट पर दो प्लेन अगर एक दूसरे के अपोजिट प्लेस कर दिए जाए उस पॉइंट के दोनों तरफ, तो ये दोनों प्लेन मिलकर उस पॉइंट पर टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगे, जिसका 50% कंट्रीब्यूशन इस अपर प्लेन से आएगा और 50% लोअर प्लेन से। तो यहां पर प्लेन केवल वन साइडेड है, तो चाहे वो इनफाइनाइटली ओरिएंटेड हो जाए, इस पॉइंट पर जो नेट सॉलिड एंगल डेवलप कर पाएगा वो 2 पाई हो। तो इस सॉलिड एंगल की वैल्यू 2 पाई पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू जे वेक्टर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जे वेक्टर। 2 पाई से 4 पाई को 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया गया है। सो एक इनफाइनाइट सीट किसी पॉइंट पर जो उससे कितनी डिस्टेंस पर है ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीट अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइट तक है, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। ये बात हमें इस रिजल्ट से पता लगती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट सीट डेवलप करती है अपने नियर बाय किसी पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है और इसका डायरेक्शन उस सीट के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर होता है। यानी जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट से सीट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस डायरेक्शन में होता है। सीट अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सीट होगा, और अगर सीट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो आने वाला माइनस जो सिग्मा के साथ आएगा वो जे को माइनस जे वेक्टर बना देगा। तो उस केस में इनफाइनाइट सीट के टुवर्ड्स इस फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी इनफाइनाइट सीट के कारण डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इनफाइनाइट सीट के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू देता है और उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और इसका डायरेक्शन सीट से अवे फ्रॉम द सीट होता है इन द केस व्हेन द सीट इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द सीट व्हेन इट इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की कांस्टेंट वैल्यू का पता लगा हमें इस डेरिवेशन से। हम ये जान पाए कि एक इनफाइनाइट सीट अपने नियर बाय पॉइंट्स पे या डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है रिजल्ट चूंकि, तो हम कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट सीट अपने सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहां पर हमने इस रिजल्ट को कूलॉम्स लॉ की हेल्प से जस्टिफाई किया। आगे हम इस रिजल्ट को गॉस थ्योरम लगा के भी एक बार वेरीफाई करेंगे और ये देखेंगे कि गॉस थ्योरम से किसी प्रॉब्लम को कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। थैंक यू।